नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी लखीमपुर खीरी मामले में हुई सुनवाई की, केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर प्रियंका गांधी के मौन व्रत की, जानेंगे बंद के दौरान कैसा रहा महाराष्ट्र का माहौल, क्यों आमने सामने है मोदी और योगी सरकार, बात चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी को लगे झटके की, और बुलेटिन के आखिर में बात देश में होती कोयले की कमी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय अंतरिक्ष संघ का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ, निजीकरण को लेकर बोले पीएम मोदी, जहां जरूरत नहीं वहां सरकारी नियंत्रण खत्म करेंगे। यूपी फतेह के इरादे से अखिलेश यादव शुरू करेंगे विजय रथ यात्रा, मंगलवार से शुरू होगी यात्रा, जन समर्थन पाने की सपा करेगी कोशिश। क्या सरकारी है पीएम केयर्स फंड, कौन रखता है खर्च का हिसाब, मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में 22 अक्टूबर को अगली सुनवाई। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को मिला अवार्ड, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देता है अवार्ड। शेयर बाजार में आई तेजी, 77 अंकों की तेजी के साथ 60,136 पर पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी में आई 51 अंकों की तेजी, 17,946 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी विवाद अभी सुर्खियों में बना हुआ है। किसानों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी किसानों के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है और अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। शनिवार को मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बाद आज उसे जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर मामले में सुनवाई हुई। तो क्या हुआ सुनवाई में, देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी विवाद में विपक्ष की सक्रियता ने इस मामले को कोर्ट के दरवाजे तक तो पहुंचा दिया, लेकिन फैसला आना अभी बाकी है। शनिवार को लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उसी मामले में आज कोर्ट में उसकी पेशी हुई। एसआईटी ने आरोपी की 14 दिन की कस्टडी की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने एसआईटी को आरोपी की 3 दिन की कस्टडी ही दी है। बता दें कि आज इस सुनवाई को लेकर जिला कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। इसके अलावा ये सुनवाई सुबह 12 बजे शुरू होने वाली थी, जिसके बाद इसका समय बढ़ाकर 2 बजे कर दिया गया, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कनेक्ट होने में दिक्कत आने के चलते सुनवाई में देरी होती रही। दोपहर बाद फिर सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने आशीष मिश्र को 3 दिन की कस्टडी में एसआईटी को सौंपा है। एसआईटी का दावा था कि आशीष मिश्र ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, उससे घटना को लेकर कई जानकारी हासिल करनी है, इसीलिए पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड जरूरी है। एसआईटी को 14 की जगह 3 दिन की कस्टडी मिली है। बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। किसानों का आरोप है कि गाड़ी चढ़ाने वाला व्यक्ति आशीष मिश्र ही है और आशीष मिश्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही किसानों के प्रति न्याय होगा। दूसरी ओर विपक्ष और किसानों की ओर से आशीष के पिता अजय मिश्र को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद से हटाने की मांग भी तेज होती जा रही है। किसान संगठनों ने मोदी सरकार को 11 अक्टूबर तक का समय देते हुए कहा था कि यदि पीएम मोदी ने अजय मिश्र को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया तो उनके खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। एसआईटी ने कोर्ट से आशीष मिश्र की 14 दिन की कस्टडी मांगी थी और कोर्ट ने अभी 3 दिन की कस्टडी दी है। आशीष की गिरफ्तारी से किसान और विपक्ष की एक मांग तो पूरी हो गई, लेकिन अब विपक्ष अपनी दूसरी मांग पर अड़ गया है और अपनी मांग पूरी करवाने के लिए विपक्ष ने 1 दिन के लिए मौन व्रत रखने का ऐलान किया, जिसके चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में मौन व्रत पर बैठी। देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी विवाद के चलते कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने की जुगत में लगी हुई है और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से इस विवाद के दौरान मोर्चा संभाला, उससे कांग्रेस की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। प्रियंका गांधी ने सपा और बसपा को भी पीछे छोड़ दिया है। चुनाव नजदीक है, जिसके चलते प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बेहद सक्रिय हैं। अब लखीमपुर खीरी विवाद कांग्रेस के लिए लखनऊ में किसी संजीवनी से कम नहीं है, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठा रही है। उसी कड़ी में प्रियंका गांधी आज लखनऊ में बड़े अभियान पर उतरी हैं। प्रियंका गांधी आज लखनऊ के हजरतगंज में जीपीयू पार्क प्रांगण में गांधी प्रतिमा के पास दिन में 1 बजे से मौन व्रत पर बैठी हैं। उनके साथ पार्टी के विधायक, सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर मौन व्रत पर हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी का राजभवन के बाहर 10 बजे से मौन व्रत पर बैठने का कार्यक्रम था। लखनऊ में प्रियंका गांधी के मौन व्रत कार्यक्रम से पहले ही पुलिस काफी सजग हो गई और कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले
यहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र मोनू की शनिवार को गिरफ्तारी के बाद अब कांग्रेस की मांग मंत्री की बर्खास्तगी की है। साथ ही कांग्रेस पार्टी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन भी सौंप सकती है। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी विवाद से जुड़ी सारी जानकारी देने के लिए राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात का समय मांगा है। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी का ये मौन व्रत सरकार की चुप्पी तोड़वा पाएगा या नहीं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ बुलाया है। तो क्या हो सकता है इस मुलाकात का कारण, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रियंका की सक्रियता ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल मचा दी है। किसान संगठनों के साथ ही विपक्ष की मांग है कि अब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए। किसानों ने 11 अक्टूबर तक का समय दिया था, तो कांग्रेस की ओर से आज मौन व्रत रखा गया, जबकि महाराष्ट्र किसानों के समर्थन में आज बंद रहा। इस बंद का ऐलान राज्य की महाअघाड़ी गठबंधन ने किया था। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गई किसानों की जान के विरोध में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की ओर से आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। सत्ताधारी गठबंधन की ओर से आयोजित बंद के चलते राज्य के कई जिलों में दुकानें बंद रहीं और मुंबई एवं पुणे जैसे शहरों में लोकल बसें भी बंद रहीं। हालांकि लोकल ट्रेनें चलती रहीं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बंद का समर्थन मुंबई, पुणे, ठाणे और नासिक की कई ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी किया। सोमवार को सुबह मुंबई और पुणे जैसे शहरों में कुछ बसें भी चलती दिखी, लेकिन सत्ताधारी दलों के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद ये बसें भी बंद हो गई। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से कहा गया कि राज्य के सभी लोग किसानों के साथ हैं और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि आज पार्टी की तरफ से बुलाए गए बंद को लेकर दादर सर्कल पर सैकड़ों पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। ट्रैफिक पर भी इस बंद का असर दिख रहा था। सब्जी मंडियां भी बंद रही। व्यापारी संघों ने महाराष्ट्र बंद में भाग लेकर पुणे कृषि उपज मंडी समिति को भी बंद रखा। इसके अलावा बेस्ट की ओर से बताया गया कि देर रात से अब तक शहर के अलग अलग हिस्से में उनकी 9 बसों को नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र बंद के ऐलान पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिन पर कानून व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने ही बंद बुलाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि इस तरह का बंद सही नहीं है और शिवसेना पर जुर्माना ठोका था। इसके अलावा बीजेपी ने सत्ताधारी पार्टी को चेतावनी भरे स्वर में कहा था कि जनता को परेशानी हुई तो हम भी सड़क पर उतरेंगे। महाराष्ट्र बंद के जरिए राज्य में महाअघाड़ी गठबंधन ने अपनी एकजुटता दिखाई, तो बीजेपी में एकजुटता ढीली पड़ती दिख रही है। पार्टी नेता ही एक दूसरे की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर राज्य की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने तो मोदी सरकार के मंत्री अजय मिश्र टेनी को लखनऊ तलब कर लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चलता दिख रहा है। यूपी चुनावों को लेकर भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को ही चेहरा बनाने का फैसला लिया है, लेकिन अंदर खाने में मोदी और योगी के बीच तनाव बना हुआ है। हाल ही में लखीमपुर खीरी मामले में भी ये साफ दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ ने जिस तेजी से इस मामले में किसानों की मांगों को स्वीकार किया और मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उससे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं दिख रहा है और अब यूपी बीजेपी की ओर केंद्रीय नेतृत्व को करारा जवाब दिए जाने की तैयारी हो गई है। रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आप बड़े नेता बन गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फॉर्च्यूनर किसी के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। स्वतंत्र देव सिंह का सीधा सीधा इशारा अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की ओर था, क्योंकि लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जिस थार गाड़ी को चढ़ाया गया था उसके पीछे बीजेपी नेता की फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चल रही थी। इसके बाद अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र को सफाई देने के लिए लखनऊ तलब कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि पार्टी किसानों के साथ है और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगी। स्वतंत्र देव सिंह के बयान से साफ है कि शुरुआत में भले ही योगी सरकार की ओर से केंद्र सरकार के दबाव में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ नरम रुख दिखाया गया हो, लेकिन अब सरकार सख्ती से पेश आने की तैयारी में है। यूपी बीजेपी के इस कदम से केंद्र और राज्य के बीच रिश्ते खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि एक और यूपी बीजेपी के अंदर अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग उठ रही है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार अजय मिश्र के समर्थन में दिखाई दे रही है।
यूपी बीजेपी और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद अब सामने आने लगा है। इन मतभेदों का असर उत्तराखंड तक दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी के अंदर बगावत के हालात बनते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के 2 विधायकों को अपने पाले में कर लिया, जिसमें से एक कैबिनेट मंत्री है। तो किस मंत्री ने थामा कांग्रेस का दामन, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। इस चुनाव से पहले जहां विपक्षी पार्टियां खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और अपने एजेंडे पर काम कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। 2017 में ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मंत्री यशपाल आर्य ने अपने बेटे और नैनीताल विधायक संजीव आर्य के साथ नई दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दोनों नेताओं ने पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित राष्ट्रीय महामंत्री संगठन केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। बाजपुर से विधायक और समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य व उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल विधानसभा सीट से विधायक हैं। दोनों ने 2017 में कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा था और अब एक बार फिर चुनावों के चंद महीनों पहले ही बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल होकर घर वापसी कर ली है और बीजेपी को एक बड़ा धक्का दे दिया है। बता दें, दिग्गज विधायक यशपाल आर्य ने जुलाई महीने में ही पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन सितंबर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की नाराजगी की खबरें आई। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई। सीएम और यशपाल आर्य ने साथ में नाश्ता भी किया था, लेकिन वे बीजेपी में खुश नहीं थे और कांग्रेस में वापसी की तैयारी में थे और दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से अंतिम चरण की बातचीत के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए। अब चुनाव से पहले 2 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी की स्थिति कमजोर हो गई है। अगर इसी तरह बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ते रहे तो अगले उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी के हाथ से उत्तराखंड की जमीन चली जाएगी। जमीन तो सरकार लद्दाख पर भी नहीं बचा पा रही है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन और भारत के बीच कल 13वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन चीन के पीछे हटने के बजाय भारत को आंख दिखा दी। देखिए रिपोर्ट। लद्दाख में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम में ठंड बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ भारत और चीन के रिश्ते भी ठंडे ही पड़ते दिख रहे हैं। लद्दाख में चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए रविवार को दोनों ही देशों के सैन्य कमांडरों की बातचीत हुई। इससे पहले 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी, लेकिन गोगरा, हॉट स्प्रिंग सहित कई स्थानों पर अभी भी भारत और चीन के जवान आमने सामने हैं। चीन के साथ बातचीत में भारत लगातार अप्रैल 2020 की स्थिति को कायम करने पर जोर दे रहा है, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है। रविवार को हुई वार्ता में हॉट स्प्रिंग का मामला उठा। भारतीय पक्ष की ओर से प्रस्ताव दिया गया कि विवादित क्षेत्र को बफर जोन बना दिया जाए और दोनों देशों के जवान अपने वर्तमान पोजीशन से पीछे हट जाएं, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उल्टा चीन ने भारत पर वास्तविकता से पीछे हटने का आरोप लगा दिया। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि बातचीत के दौरान भारत अनुचित और अवास्तविक मांगों पर जोर देता रहा। भारत लगातार बातचीत में मुश्किल पैदा करता रहा है, जबकि चीन की ओर से स्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश की गई। 13वें दौर की वार्ता में सीमा विवाद पर तो कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन बातचीत आगे जारी रखने और शांति बनाए रखने पर जरूर सहमति बनी। इससे भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने दावा किया था कि पूर्वी लद्दाख में LAC के करीब चीन ने 50,000 से ज्यादा जवान तैनात कर रखे हैं और सीमा के करीब बुनियादी ढांचा भी तैयार कर रहा है। चीन की इच्छा सर्दी के मौसम में भी यहां डटे रहने की है। चीन की तैयारियों को देखते हुए हमने भी उसी हिसाब से तैयारी की है। यानी साफ है कि चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए तैयार नहीं है और इस बार की सर्दी में भी लद्दाख में भारत और चीन के जवान बॉर्डर पर डटे रहेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में होती कोयले की कमी की। देश में कभी भी ब्लैकआउट हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होगी कोयले की कमी। कोयले से चलने वाले 20 पावर प्लांट्स में काम ठप हो गया है। कई प्लांट्स में कोयले का स्टॉक कुछ घंटों का बचा है, लेकिन ऊर्जा मंत्री RK सिंह का दावा है कि कोई समस्या नहीं है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री ने कोयले की कमी को लेकर बैठक बुलाई है। संकेत साफ है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। कांग्रेस को तो इसमें कुछ और ही दिख रहा है। देश बिजली की कमी का सामना कर रहा है। कई पावर प्लांट्स कोयले की कमी के चलते बंद हो गए हैं, तो कई इस हालत में पहुंच चुके हैं कि वहां कभी भी बिजली का उत्पादन ठप हो सकता है। देश के 135 पावर प्लांट्स में से 118 कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का दावा है कि कोई समस्या नहीं है। हमारे पास कोयले का पर्याप्त स्टॉक है। कुछ लोग जबरदस्ती शोर शराबा कर लोगों को डरा रहे हैं। ऊर्जा
मंत्री का सीधा इशारा दिल्ली सरकार की ओर था, क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से कोयले की कमी को लेकर रोज बयान दिए जा रहे हैं। आज भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में चल रहे पावर प्लांट्स में सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा हुआ है। पावर प्लांट्स कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, जिस कारण से देश में कई स्थानों पर बिजली की कटौती भी शुरू हो गई है। इसे लेकर अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्यारे देशवासियों, तैयार हो जाएं। पेट्रोल के बाद जेब पर गिरेगी बिजली की कीमत। कोयले की आपूर्ति में भारी किल्लत कर दी है, साथ ही बिजली नीति संशोधित कर दी। संशोधन के बाद साहेब और उनके मित्र मनमर्जी रुपए प्रति यूनिट बिजली बेचेंगे। जोरदार विकास। कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, कोयला खत्म, कोयले की दलाली में हाथ काला करने वाले अंधेरी रात का इंतजाम कर रहे हैं। पानी, पेट्रोल, डीजल की तरह बिजली खरीदना पड़ेगा। जितने घंटे बिजली चाहिए, पैसा दो, बिजली लो। साहिब ने दोस्तों के लिए ये भी मुमकिन कर दिखाया। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए ट्वीट करते हुए कहा, अचानक हम बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में रुकावट के बारे में सुन रहे हैं। क्या एक विशेष निजी कंपनी इस मुश्किल घड़ी में लाभ उठाने के प्रयास में है? लेकिन कौन जाँच करेगा? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।